तो स्वागत है आप लोगों का। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा पिछले जो है टॉपिक से कौन सा टॉपिक खत्म हो गया था? हमारा पिछले टॉपिक में जो एंशियंट हिस्ट्री और हमारा केमिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और केमिस्ट्री, ये दोनों जो है ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये भी हमारा कंप्लीट है और केमिस्ट्री भी हमारा क्या है, कंप्लीट है। ये दोनों हमारा क्या हो चुका है, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एंशियंट हिस्ट्री के बाद हमने क्या चालू किया था? एंशियंट हिस्ट्री के बाद मैंने आप लोगों को मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ाना चालू किया था। मेडिएवल हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था। और केमिस्ट्री के बाद आज से अभी से जो है हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे और उसके बाद हम इधर क्या शुरू करेंगे? हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? दो मेन टॉपिक हमारा जो है, एक हमारा हिस्ट्री का सेक्शन और ये तीनों हमारा क्या हो गया? ये तीनों जो हुआ ये हमारा हुआ हिस्ट्री का सेक्शन और ये तीनों जो हमारा हुआ ये हुआ साइंस का सेक्शन। ये दोनों जो हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों मेजर सब्जेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा बच जाएगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये हमारा बच जाएगा। तो इसके बाद जो है जैसे ही हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होगा उसके बाद हम पॉलिटी और साइंस जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है हम ये पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, कोई दोनों में से, इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत कम होता है तो हम कोशिश करेंगे जो ज्योग्राफी शुरू कर दें। तब ये हम दोनों क्या करेंगे, हम ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स बच जाएगा, वो भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो हमारा अभी कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है? एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देखिए, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे गो थ्रू होके देखिए आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उसको पूरा देख जाइए, अगर नहीं आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों से। आप लोग जिस टीचर से जो आपको समझ आ रहा है उस टीचर से पढ़िए। तो अगर आप लोगों को प्ले लिस्ट समझ में आएगा तो आप प्ले लिस्ट को गो थ्रू कीजिएगा। तो चलिए, हमारा अभी का टॉपिक क्या है? हमारा अभी जो है बायोलॉजी का सेक्शन शुरू होगा। बायोलॉजी में हम सबसे पहले जो है सेल से शुरू करेंगे। क्या? सेल या कोशिका से शुरू करेंगे। उसके बाद जो है हम उसके बाद जाएंगे टिश्यू यानी कि ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक के बाद पढ़ने के बाद हम अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे। पाचन पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, उसके बाद जीवों का वर्गीकरण, ये सब हम पढ़ेंगे और हमारा इस प्रकार से बायोलॉजी चलेगा। तो अभी हमारा कौन सा है? अभी हमारा जो है, अभी हमारा टॉपिक है वो है कोशिका। हमारा अभी का टॉपिक क्या है? अभी का हमारा टॉपिक है सेल। सेल यानी कि कोशिका। अगर सेल के बारे में बात किया जाए, कोशिका के बारे में बात किया जाए तो कोशिका होता क्या है? कोशिका होता क्या है? तो आप लोग जो दीवार देखे होइएगा, कहीं पे दीवार खड़ा है तब आप उसको गौर से देखिएगा तो उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें मुख्य रूप से हमारा ईंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ईंट लगा हुआ है। तो दीवार को खड़ा करने के लिए सबसे छोटी इकाई हमारा क्या है? ईंट है तो सीमेंट भी, लेकिन आप उसको छोड़िए, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे छोटी इकाई हमारा क्या है? ईंट है। जिस प्रकार से छोटी छोटी ईंट मिलके एक बड़ी दीवार का निर्माण करती है, उसी प्रकार हमारा छोटी छोटी कोशिका मिलके जो है हमारा ऊतक बनाती है, और ऊतक फिर क्या बनाता है? अंग तंत्र बनाता है। तो वही, अगर बात किया जाए कोशिका क्या है, तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जिस प्रकार ईंट दीवार की सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार जो है देखिए, जैसे देख लीजिए इस प्रकार से ईंटों लगा रहता है।
तो ये देख लीजिए, सबसे छोटी इकाई हमारा क्या हो गया, इसमें ईंट हो गया। तो इसी प्रकार कोशिका हमारा क्या होता है, कोशिका जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। अगर बात किया जाए जो सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, तो कोशिका तो हो गया हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अगर बात किया जाए जो हमको पता कैसे चला जो कोशिका भी कोई चीज़ होती है जो यहाँ एग्जिस्ट करती है, तो सबसे पहले जो है 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या थे, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। वो जो है वो एक पेड़ का खोज कर, पेड़ पे जो है शोध कर रहे थे, यानी कि पेड़ पे रिसर्च कर रहे थे। उस पेड़ का नाम क्या है, उस पेड़ का नाम है, क्या नाम उसका पेड़ का जो नाम होगा, उस पेड़ का नाम होगा कॉर्क का पेड़ था। क्या था, कॉर्क का पेड़ था। मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, तो उस कॉर्क पे जो है छाल जो लगा हुआ था, वो कॉर्क पे पेड़ पे जो होता है छाल लगा हुआ होता है, वही हमारा कॉर्क होता है। और किसी भी बियर की बोतल आप देखे होंगे, तो बियर की बोतल में जो लकड़ी का जो ढक्कन लगा रहता है वो कॉर्क से ही बना रहता है, तो वो क्या होता है, कॉर्क। तो इसी कॉर्क पे जब वो शोध कर रहे थे, इसी कॉर्क पे उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पौधे में कोशिका देखा। कॉर्क के पौधे में क्या देखा, कोशिका देखा। लेकिन ये कोशिका कैसा था, तो ये कोशिका जो था ये मृत कोशिका थी। ये कैसी कोशिका थी, तो ये थी हमारी मृत कोशिका थी। तो ये हो गया हमारा सेल क्या है, और इसका परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और सेल को सर्वप्रथम किसने देखा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम, क्योंकि हमारा एक स्लाइड ये छूटा हुआ था, जिस कारण से मैंने आप लोगों को ये लिख के बता दिया। तो चलिए अब हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। ये जो आपको है, ये आप अगर आपको पढ़ना है ये, तो आप क्लास 9th के एनसीईआरटी में जो है, क्लास 9th के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। क्लास 9th के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब कोशिका की डिस्कवरियों के बारे में। जो कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा, मृत कोशिका किसने खोजा, जीवित कोशिका किसने से खोजा, और फिर हमारा केंद्रक की खोज किसने की, फिर जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज के बारे में कुछ खोज पहले आप जान लीजिए। पहले हमारा है 1665 में, मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, कॉर्क की काट देखी। क्या देखी, कॉर्क की काट देखी, और उसमें जब उन्होंने देखा तो कॉर्क की काट में जो है छोटा छोटा कमरा उनको नजर आया। कैसा कमरा नजर आया, कुछ इस प्रकार से कमरा नजर आया। एक छोटी छोटी कमरा जो है उनको नजर आया इस प्रकार से। तो इसी कमरा को है, इसी कमरा की संरचना को उसने क्या दिया, इसी कमरा की संरचना को उसने सेल कहा, यानी कि कोशिका कहा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, कॉर्क की काट देखी और उसे सेल नाम दिया। सेल मतलब, सेल क्या होता है, छोटा कमरा होता है सेल का मतलब। अगर बात किया जाए जो ये कैसी कोशिका थी, तो ये सेल जो था ये डेड सेल था। ये कैसा सेल था, डेड सेल, ये मृत कोशिका थी। और उसी के बारे में अगर बात किया जाए तो जीवित सेल को उसने देखा। तो अगर बात किया जाए जीवित सेल के बारे में, तो 1774 में जो थे लीवेनहॉक, कौन थे, लीवेनहॉक ने जो है उन्नत सूक्ष्मदर्शियों से जो है जीवित कोशिका की देखी। ये जो रॉबर्ट हुक देखे थे, रॉबर्ट हुक खुद का जो है माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे जिससे वो देख पा रहे थे। लेकिन लीवेनहॉक ने जो एक माइक्रोस्कोप बनाया वो बहुत ही उन्नत किस्म का था माइक्रोस्कोप, और उसी माइक्रोस्कोप से जो है उन्होंने कोशिका को देखा। लीवेनहॉक ने क्या देखा, लीवेनहॉक ने जो देखा, लिवेनहॉक ने जो देखा वो लिविंग सेल था। क्या था, लिविंग सेल था, यानी कि जीवित कोशिका थी। तो मृत कोशिका किसने देखा, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखा कब, 1665 में। और लिवेनहॉक ने कब देखा, 1674 में। अगर आपसे पूछ ले जो सर्वप्रथम कोशिका किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने देखा। अगर पूछ ले मृत कोशिका किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने। अगर अब ये पूछ ले जो आपसे जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखा, तब हो जाएगा हमारा आंसर लिवेनहॉक। और लिवेनहॉक ने कब देखा, 1674 में लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा।
उसी से आगे बढ़िएगा तब 1871 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक हुए को रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक हो, उन्होंने जो है 1871 में कोशिका के अंदर जो है एक गोल सा संरचना देखा। कोशिका के अंदर कैसा संरचना होता, मान लीजिए ये हमारा है कोशिका, और इसी कोशिका में जो एक गोल संरचना देखा, और इस गोल संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया, इस गोल संरचना को उसने न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, यानी कि केंद्रक नाम दिया। तो अगर पूछ ले जो केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब किया, 1831 में। और उसी प्रकार जो होता है पुरकिंजु नामक एक पुरकिंजु नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 1839 में जो है कोशिका का तरल भाग को क्या बोला, जीव द्रव्य नाम दिया। तो जीव द्रव्य नाम किसने दिया, पुरकिंजु ने। और केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, लीवेनहॉक ने। और मरी हुई कोशिका यानी कि डेड सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने किया। तो पुरकिंजु ने 1839 में से कोशिका के तरल भाग को जीव द्रव्य नाम दिया। किसको, कोशिका के तरल भाग को जीव द्रव्य नाम दिया। कोशिका के तरल भाग यानी कि ये सब केंद्रक के अंदर का भाग, और फिर केंद्रक के अंदर का भाग, फिर ये वाला भाग, ये दोनों को मिला के इन्होंने क्या बोला, इस दोनों को मिला के ये इसको जीव द्रव्य बोलते हैं। इस दोनों भाग को मिला के ये क्या बोलते हैं, इसको दोनों भाग को मिला के ये क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। अगर बात किया जाए ये केवल लाल वाली कोशिका को, लाल वाले क्षेत्र को, तो लाल वाले क्षेत्र को केवल जीव द्रव्य बोला जाता है, लाल वाले क्षेत्र को सिर्फ कोशिका द्रव्य बोला जाता है। तो ये मैं आप लोगों को आके बताऊंगा। तो चलिए ये यहाँ पे टॉपिक चाहिए, पहले देख लीजिए। तो अगर पूछे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया सबसे पहले, तो पुरकिंजु ने। कोशिका के तरल भाग को जीव द्रव्य नाम किसने दिया, पुरकिंजु ने नाम दिया। तो आप ये सब याद रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में जो फैक्ट पूछा जाता है तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, जो जीवित कोशिका थी किसने देखी, मरी कोशिका किसने देखी, और उसके बाद न्यूक्लियस की खोज किसने की, पुरकिंजु ने। जीव द्रव्य नाम किसने दिया। तो इसी के बाद अगर बात किया जाए, ये तो हो गया हमारा कोशिका का। पहले मैंने आपको बताया कोशिका क्या होता है, उसके बाद मैंने कोशिका की खोज के बारे में बताया, जो सबसे पहले कोशिका को किसने देखा। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कोशिका तो हम देख रहे हैं जो है, लेकिन हमारी कोशिका में जो है, हमारे शरीर में कोशिका बना किस प्रकार, हमारे शरीर में कोशिका बना किस प्रकार, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए मन में। तो इसी को क्वेश्चन को हल करते हुए कुछ वैज्ञानिक ने आपस में तर्क वितर्क किया, और उसके बाद जो है कुछ स्लेड स्वान ने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। स्लेड और स्वान ने क्या दिया, स्लीडन और स्वान ने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया, यानी कि सेल थ्योरी दिया। क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। स्लीडन ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया, और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। और स्लेड कहते हैं सभी पौधे कोशिका से बने होते हैं। ये तो सभी ने बोला, जो कब सभी पौधे कोशिका से बने होते हैं। तो इसने स्लेडर ने कहा क्या, सभी पौधे कोशिका के से बने होते हैं। उसी प्रकार स्वान भी आए, तो स्वान ने भी कहा जो सभी जंतु जो है कोशिका से बने हैं। सभी, हम हो गए, आप हम हो गए, किसी और व्यक्ति हो गए, कोई जानवर हो गया, कोई पक्षी हो गया, ये सब क्या है, सभी जंतु जो है वह कोशिका से बना हुआ है। और स्लेडर ने क्या कहा, सभी पौधे कोशिका से बने होते। इसका मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधा पृथ्वी पे जितना भी व्यक्ति है वो क्या है, व्यक्ति जीव जंतु या पौधा जितना भी हो वो सब क्या किस चीज़ से बना है, वो सब हमारा कोशिका से बना हुआ है। उसी के बाद 1855 में जो है बिरचू नामक एक वैज्ञानिक आए। क्या है, बिरचू नामक एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने बोला जो नहीं, कोशिका से ही कोशिका बना हुआ है, यानी कि कोशिका से क्या हुआ, बना हुआ है, कोशिका बना हुआ है। मान लीजिए ये हमारा कोई सेल है, फिर इसी सेल में किसी प्रकार से विखंडन हुआ, और इसी से हमें 2 सेल मिला, फिर हमें इससे 2 सेल इससे मिला, फिर 2 सेल इससे मिला, इस प्रकार से हमारा कोशिका बना हुआ है। तो स्वान ने क्या बोला, स्वान ने बोला था, जो स्लीडन ने बोला था सभी पौधे जो है कोशिका से बने हुए। स्वान ने बोला सभी जंतु कोशिका से बने हुए। लेकिन बिरचू आए और उन्होंने क्या बोला, बिरचू ने बोला सभी कोशिका जो है कोशिका से ही बने हुए हैं। इसी को हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोलते हैं, एमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये हो गए हमारे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के 3 नियम। कितने नियम, 3 नियम। पहला, सभी सजीव पौधे व जंतु कोशिका से बने हुए हैं।
तो स्लीडन और साने दोनों को अगर मिला दीजिए तब वो दोनों क्या बोलेंगे, जो एक बोलेंगे सभी पौधे में सभी पौधा कोशिका से बना है, एक बोलेंगे सभी जंतु कोशिका से बना हुआ है। तो इससे क्या हुआ, तो सभी सजीव जितना जो है गति कर रहा है। क्या निर्जीव में होता है कोशिका? नहीं, नहीं निर्जीव में नहीं होता। क्या लकड़ी में कोशिका होगी? नहीं होगी। ईंट में कोशिका होगी? नहीं होगी। सॉरी, लकड़ी बोलती है। क्या ईंट में कोशिका होगी? नहीं होगी। क्या हमारा जो है पत्थर में कोशिका होगा? नहीं होगा। तो जितने भी सजीव चीज़ है वो सब क्या है, उस सब का सबसे छोटा इकाई क्या है, कोशिका है। तो सभी सजीव जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सभी सजीव जंतु क्या है, कोशिकाएं से बने हैं, चाहे वो पौधा हो गया चाहे वो जंतु हो गए। और उसके बाद दूसरा नियम है, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो यही मैंने आप लोगों को बताया। जिस प्रकार ईंट जो है दीवार की सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार हमारा कोशिका भी क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और ये कोशिका जो है हमारा, वो जीवन की मूलभूत इकाई, मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब क्या होता है, संरचनात्मक मतलब कोशिका से ही पूरा संरचना बना हुआ है। क्रियात्मक यानी कि कोशिका से ही हम पूरा कार्य करते हैं। कोशिका नहीं रहेगा, हमारा हृदय नहीं बनेगा, तो हृदय काम नहीं करेगा। इसलिए बोला जाता है जो कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका सिद्धांत का तीसरा नियम कहता है जो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनी है। सभी कोशिकाएं जो है पहले की कोशिका, पहले जो मौजूद हमारा कोशिका है, मान लीजिए सबसे पहले हमारा कौन सा पृथ्वी पर कौन सा जीव है, एक जो है एक कोशिकीय जीव आया। उसी एक कोशिकीय जीव में धीरे धीरे विकास हुआ और धीरे धीरे हम बंदर से मानव की ओर अग्रसर हुए। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो सभी कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बने हुए, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बने होते हैं। तो ये है हमारा कोशिका सिद्धांत। उसके बाद है हमारा एक जीवीय और एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो चलिए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बारे में देखते हैं। एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेल्युलर। एक कोशिकीय होता क्या है, जिस जीव में जो एक कोशिका होते हैं, पूरा जीव में जो है एक कोशिका, उसको हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय। और अनेक कोशिका है, जीव में अगर अनेक बहुत सारी कोशिका, जैसे हमारा बैक्टीरिया, वो कैसा है, एक कोशिकीय है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, बहुकोशिकीय, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका है, मिलियन में कोशिका है हमारे जीव के अंदर। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग हो गए बहुकोशिकीय। और अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा हो गया एक कोशिकीय, क्योंकि उसके अंदर केवल एक कोशिका है। अगर कार्य के बारे में बात की जाए तो सभी कार्य कोशिका करती है, सभी कार्य। इसके अंदर कोशिका ही एक है तो स्वाभाविक है कार्य वही एक कोशिका ही पूरा कार्य करेगी। तो एक कोशिका में वही जो कोशिका उसमें उपस्थित होती है, सारी कार्य जो वो सारा कार्य जो वही एक कोशिका करती है। लेकिन बहुकोशिकीय में जो है सभी कोशिका का कार्य अलग अलग है, श्रम विभाजन है, अर्थात अलग अलग कार्य करता है। मान लीजिए हृदय हमारा हो गया, हृदय क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। श्वसन जो है, श्वसन तंत्र है जो हमारा बना हुआ, उससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र, हम किसी भी जो है मल को है जो अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, बहुकोशिकीय में जो है अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, पेड़ पौधा, कवक, ये सब हमारा क्या है, बहुकोशिकीय है। और एक कोशिकीय के बारे में बात किया जाए तो ये है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब हमारा क्या है, एक कोशिकीय है। तो आप इसको याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। देख लीजिए, सभी बहुकोशिकीय जीव एक निषेचित अंडे जायकोट से शुरू होते हैं और कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। हमारा निर्माण भी है जब हमारे माता पिता के जो है ओवरी और एग जब हमारा मिला, तब हमारा क्या, जायकोट बना। जायकोट बना, उसके बाद हम लोग का जो है माता के भ्रूण में जो है हम विकास किए, इस कारण उसके बाद हमको माता ने जन्म दिया। तो हमारा क्या हुआ, इसी प्रकार से विकास हुआ। पहले क्या बने, जायकोट, फिर जायकोट से शिशु और शिशु से हम बड़े हुए। तो उसी प्रकार अगर किसी भी चीज़ को देखिएगा, जो अंडा भी दे रहा है उसमें भी जायकोट बनेगा, जायकोट बनेगा, उसके बाद वो अंडा बनेगा। तो इसलिए बोला जाता है जो सभी बहुकोश के जीव, जितने भी बहुकोश के जीव है, सभी निषेचित अंडे से शुरू होते हैं। निषेचित अंडे यानी कि जायगोट से शुरू होते हैं और कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जैसे बोला जाता है जो छोटे बच्चों में जो है वयस्क व्यक्ति की तुलना में छोटे बच्चों में अधिक जो है हड्डी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनमें बहुत सारी कोशिका होती है। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे हड्डी जुड़ने लगते हैं तब क्या होता है, उनका हड्डी कम होने लगता है। तो यही था हमारा एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। तो चलिए, एक कोश के, बहुकोश के, ये सब तो जान गए। अब देख लीजिए कोशिका के अंदर होता क्या है, कोशिका के अंदर क्या होता है। तो कोशिका के मूल घटक क्या है, कोशिका के मूल घटक मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला हो गया प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा हो गया केंद्रक और तीसरा हो गया कोशिका द्रव्य। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए, एक और इसमें लगा था छूट गया, उसमें है
कोशिका भित्ति यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, देख लीजिए। पादप कोशिका में अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो देख लीजिए हमारा जो है मुख्यतः किसी भी कोशिका में 3 चीज़ होता है। पहला हमारा हो गया, अगर पादप कोशिका है तब उसमें होगा प्लाज्मा झिल्ली। अगर जंतु कोशिका है, सॉरी पादप कोशिका है, तो उसमें होगा एक अतिरिक्त होगा झिल्ली उसके बाद, जिसको हम सेल वॉल बोला जाता है। अगर जंतु कोशिका है तो उसमें केवल एक ही बाह्य आवरण होगा। उसी में जो होगा एक होगा हमारा केंद्रक, क्या हो जाएगा हमारा केंद्रक हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा केंद्रक, ये हो गया केंद्रक। उसी में जो हो जाएगा हमारा ये हो गया केंद्रक। तो यही हमारा 3-4 भाग मुख्यतः, और एक हो जाएगा कोशिका द्रव्य, क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म, क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये हमारा इसमें जो तरल उपस्थित होगा, इसमें जो तरल होगा, ये जो तरल हमारा होगा, ये तरल, ये दिखाई दे रहा है, सॉरी दूसरा ले लीजिए। ये जो हमारा तरल होगा, ये हमारा जो तरल होगा, ये तरल हमारा क्या कहलाएगा, ये तरल हमारा कहलाएगा कोशिका द्रव्य। क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होगा, अगर इन दोनों को मिला दीजिएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। और जब हम केवल कोशिका केंद्रक के बाहर के जितने भी द्रव्य होगा उसको हम लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, तब वो हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव्य। तो ये हो गया हमारा कोशिका द्रव्य। तो पहले देख लीजिए प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात किया जाए तो ये क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली बाहरी आवरण होता है और चयनात्मक पारगम्य होता है। यानी कि बाहरी आवरण होता है, चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या है, किसी भी जरूरी चीज़ को अंदर आने देगा, उसके बाद किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देगा। जो चीज़ उसको ज़रूरत होगा वो अपने अंदर ले लेगा, उसके बाद जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको वो अंदर नहीं आने देगा अपने अंदर। वही होता है चयनात्मक पारगम्य। केंद्र के बारे में बात किया जाए, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की है, तो याद कीजिए न्यूक्लियस की खोज किसने की, आप याद कीजिए न्यूक्लियस की खोज किसने की। इसका काम क्या है, नियंत्रण कक्ष, ये नियंत्रण करना और आनुवांशिक सूचना। इसी केंद्रक में ही जो हमारा डीएनए होता है, जिसके अंदर जो है आनुवांशिक सूचना, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूचना जाती है उसके बारे में जैसे पता चलता है ये किस पीढ़ी का है, तो वही जो हमारा केंद्रक से ही पता चलता है जो किस पीढ़ी का है और उसके पीढ़ी से गुण मैच करता है या नहीं। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये देख लीजिए। ये हो गया हमारा, ये हो गया केंद्रक। केंद्रक और कोशिका के बीच, केंद्रक के अंदर के द्रव्य को छोड़ के केंद्रक और कोशिका के, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक के बीच का तरल, झिल्ली और केंद्रक के बीच का द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में जो होता है बहुत सारे चीज होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गोल्जी बॉडी हो जाएगा। इसी पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस प्रकार से लगा रहता है, ये जो हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा गोल्जी बॉडी हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी कोशिकांग जो होता है उसी कोशिका द्रव्य में होता है। और जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य पूरी कोशिका के अंदर द्रव्य, और कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक को छोड़ के बाकी सारा द्रव्य हमारा कोशिका द्रव्य होता है। तो ये हो गया हमारा कोशिका के मूल कितने घटक होते हैं, कोशिका में मूलतः 3 ही घटक होते हैं। पहला प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। अगर और इसी कोशिका द्रव्य में जो होता है कोशिकांग होता है। इसी कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिकांग होता है। इसी कोशिका द्रव्य में क्या होता है हमारा, इसी कोशिका द्रव्य में हमारा कोशिकांग होता है। तो ये हो गया कोशिका के मुख्य घटक। तो चलिए अब हम एक एक करके सब चीज़ों को देख लेते हैं। पहला हमारा प्लाज्मा झिल्ली, क्या है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। तो इसकी रचना क्या होती है, रचना किस चीज़ से होती है, तो रचना इसकी जो होती है ये बना होता है लिपिड से और प्रोटीन की पतली लचीली परत से। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका की बाहरी संरचना होती है। क्या होती है, जंतु कोशिका की बाहरी संरचना। क्यों, क्योंकि पादप कोशिका में तो होता है, पादप कोशिका में एक बाहरी संरचना होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। लेकिन जंतु कोशिका की सबसे बाहरी संरचना क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। वो जो लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन की पतली लचीली परत होती है, और ये चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कि कुछ पदार्थ अंदर बाहर जाने देती है और कुछ को रोकती है। जो जरूरत होता है उसको अंदर ले लेती है, जो जरूरत नहीं होता उसको बाहर कर देती है। ये विसरण यानी कि डिफ्यूजन करते हैं, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, भेजती है। मान लीजिए जो आप कोई कैमरा में है, मान लीजिए ये 2 कैमरा है आपका, इसमें बहुत सारे व्यक्ति है लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति है, तो क्या करेंगे, ये इधर से इधर आ जाएगा। यही विसरण हमारा क्या होता है, विसरण कहलाता है। यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति हमारा क्या कहता है, विसरण कहलाता है। उसी प्रकार हमारा होता है परासरण। परासरण क्या होता है, जल का चयनात्मक झिल्ली के आर पार गति। परासरण क्या होता है, जल के चयनात्मक झिल्ली के आर पार का गति हमारा परासरण कहलाता है। तो झिल्ली में क्या होता है, झिल्ली तो पहले प्लाज्मा झिल्ली में रचना लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है और ये विसरण करती है, कहाँ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की। परासरण के बारे में बात किया जाए तो ये चयनात्मक जल का चयनात्मक झिल्ली के आर पार गति करती है। ये एंटोसाइटोसिस होते हैं, यानी कि अमीमा में भोजन ग्रहण करती है, झिल्ली का लचीलापन। अमीमा में भोजन ग्रहण इसी कारण से होता है, एंटोसाइटोसिस के कारण, यानी कि अगर कोई भी पदार्थ है तो उसको ये अपने अंदर ले लेगी और धीरे धीरे ये अपना मुख बंद कर लेगी और अपना उसी प्रकार से भोजन ग्रहण करेगी। अगर बात किया जाए जो परासरण, परासरण की 3 स्थिति होती है। पहला अल्प परासरण यानी कि हाइपोटोनिक। अल्प परासरण बाहरी सांद्रता क्या होती है, कम सांद्रता होती है, यानी कि अधिक पानी, और जल की गति क्या होती है, अंदर की ओर होती है। परिणाम क्या होता है, कोशिका फूल जाती है। अगर किसी भी कोशिका में अंदर पानी जो होगा अंदर की ओर गति करेगा तो क्या होता है, वो फूल जाएगा। उसी प्रकार होता है हमारा संपरासरण, बराबर सांद्रता होता है, यानी कि कोई गति नहीं होती, आकार स्थिर रहता है। उसी प्रकार होता है अति परासरण, अधिक सांद्रता और कम पानी, तो बाहर की ओर गति होगा जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। उदाहरण, किशमिश पानी में फूलना, यानी कि अल्प परासरणी माध्यम की, क्योंकि उसमें जो है बाहरी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, यानी कि बाहर कम पानी होता है, लेकिन जल की गति क्या होती है, अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर, जिस कारण से वो किशमिश को फुला देती है। उसी प्रकार अंटा नमक के गुण में संपूर्ण, तो अति परासरणी माध्यम के कारण अंटा क्या होते हैं, जल में सिकुड़ जाती है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया परासरण की 3 स्थितियां। तो चलिए इससे आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इधर जो है बारिश आ गया है, जिस कारण से कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाएगा, जिस कारण से फिर से हो सकता है जो क्लास बंद हो जाए। इसलिए हमें अच्छा होगा जो हम अगले लेक्चर में इसको और कवर कर लें। तो हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मैट्रिक्स एकेडमी, और थैंक यू पेशेंस बना के देखने के लिए लास्ट तक। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी करो। तो जय हिंद, जय भारत।